हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी पढ़ी हमारे रेक्टम के, और रेक्टम जहाँ पे खत्म होता है वहीं से हमारा रेक्टो या फिर एनोरेक्टल जंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से हमारा एनस का रीजन स्टार्ट होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। अब ये एनल कैनाल एक्चुअली में जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका एकदम टर्मिनल वाला पार्ट है, मतलब जो कि एक लास्ट पार्ट होता है जहां से हमारा फीकल मैटर बाहर आता है। ठीक है, और हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा एनल रीजन है वो एक्चुअली में कुछ एंडोडर्मल ओरिजिन है और कुछ एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, एंडोडर्मल ओरिजिन अगर हम लोग डेवलपमेंटल पार्ट देखते हैं तो एंडोडर्मल ओरिजिन में जो हमारा एपिथेलियम होता है वो अलग टाइप का होता है। फिर उसके बाद में जो हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है उसका जो एपिथेलियम लेयर होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसीलिए हम लोग एनल पार्ट को या फिर एनल कैनाल को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक अपर मोस्ट पार्ट एंड एक लोअर मोस्ट पार्ट। अगेन लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, उसमें मिडल और हमारा टर्मिनल या फिर एंडिंग पोर्शन या फिर लोअर पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे दो पार्ट में इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, मिडल वाला पार्ट है और लोअर वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल। ये एक हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक। और दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके जो रिलेशंस होते हैं। ठीक है, रिलेशंस क्या होंगे, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा एनल कैनाल है, एनल कैनाल का जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है कि एक्चुअली में एनल कैनाल क्या है। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा या फिर इसका मतलब कोर्स हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। और जो हम लोग सेकेंड लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें हम लोग स्पेशली यहाँ पर स्पिंक्टर की बात करने वाले हैं। उसके बाद में इसके लिम्स अपना मतलब ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई ये सब चीजें जो होंगी वो सेकेंड लेक्चर में होंगी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन और हमारा इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल का लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे एनल कैनाल हम लोगों को लास्ट में जो रेक्टम पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें भी हमने एक चीज बात करी थी कि जहाँ पे हमारा रेक्टम खत्म हुआ वहां से हमारा एनल कैनाल स्टार्ट होता है। लेकिन जब हमारा रेक्टम हमारे जो लिवेटर एनाई मसल है वहां से और ये हमारा ट्यूबोरेक्टाइलिस का एक स्लिंग बनता है वहां से, या फिर हमारा जो पेल्विक डायफ्राम जिसको हम लोग कहते हैं, तो पेल्विक डायफ्राम को पियर्स करते हुए निकलता है और आगे कंटिन्यू होता है हमारे एनल कैनाल में। अब हम लोग जब रेक्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक चीज भी पढ़ी थी कि हालांकि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम एंड एनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के जो कार्डिनल फीचर्स थे, जो मेन फीचर्स थे तीन, कौन सा पहले टीनिया कोला है, दूसरा सर्कुलेशन और तीसरा हमारे जो हमारे अपेंडाइसिस इक्विप्लॉय के होते हैं, वो तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये यहाँ पर भी एब्सेंट होंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी कि रेक्टम एंड एनल कैनाल एक ऐसा पार्ट है जहां पर ये तीनों जो स्ट्रक्चर है या फिर तीनों जो फीचर्स है हम लोगों को नहीं दिखते। अब इसके पीछे के रीजंस हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा एनल कैनाल के डिटेल में बात करते हैं। तो जब एनल कैनाल देखेंगे तो एनल कैनाल क्या है, इट इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। एनल कैनाल इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इट्स सिचुएटेड बिलो द लेवल ऑफ पेल्विक डायफ्राम। मान लो ये हमारा यहाँ पर ही देखेंगे तो ये हमारे जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है, ठीक है, प्यूबोरेक्टाइलिस मसल्स, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मान लो हमारा पेल्विक डायफ्राम है। ठीक है, ये हमारा पेल्विक डायफ्राम है जहां से हमारा रेक्टम पियर्स करता हुआ निकलता है। जो हमारा रेक्टल एम्पुला लोवेस्ट पार्ट था हमारा रेक्टम का, वो यहाँ से पियर्स करता हुआ निकलता है और आगे कंटिन्यू करता है हमारे एनल कैनाल में। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पर एक कंसिडर कर लो कि यहाँ पे जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पेल्विक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उसी को पियर्स करते हुए हमारा रेक्टम आगे कंटिन्यू होता है एनल कैनाल में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इट लाइज इन द एनल ट्रायंगल ऑफ द पेरिनियम इन विच इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा या फिर इस्चियो एनल फोसा। ठीक है, विच अलाउ इट्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फेकस। अब जो हमारे एनल कैनाल प्रेजेंट होती है वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर हम लोग यहाँ पर पेल्विस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये इधर की लेफ्ट साइड की इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, राइट साइड की इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, और हमारा एक कॉक्सिक्स का टिप होता है। ठीक है, इन तीनों में जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हम लोग एनल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पेरिनियम में हमारे एनल ट्रायंगल बनता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी और हमारे कॉक्सिक्स का जो टिप होता है
उससे एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम लोग एनल ट्रायंगल करते हैं, उसी के सेंटर में हमारे एनल कैनाल यहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, इट लाइज इन द एनल ट्रायंगल ऑफ पेरिनियम। ठीक है, एनल ट्रायंगल होता है पेरिनियम का, जहां पर इस्चियल ट्यूबरोसिटी दोनों साइड से और हमारा जो मिड वाला पार्ट होता है कॉक्सिक्स का। ठीक है, तो वहां पर ये हमारा एनल ट्रायंगल बनता है और जिसको कि हम लोग एनल ट्रायंगल ऑफ पेरिनियम कहते हैं, और इसी के सेंटर में फिर हमारी एनल कैनाल या फिर हमारी जो एनल ओपनिंग होती है इसी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, एंड इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा। अब ये इस्चियोरेक्टल फोसा, इसको हम लोग इस्चियो एनल फोसा या फिर इस्चियोरेक्टल फोसा भी कहते हैं। ठीक है, इस्चियो एनल और इस्चियोरेक्टल फोसा हम लोग इसको कहते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली में, अगर हम लोग पेरिनियम का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे एनल कैनाल है, ठीक है, ये हमारे पूरे एनल कैनाल का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाजू में जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये फैट फील्ड पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फैट फील्ड पार्ट होता है और ये एज ए कैविटी लाइक होता है। ठीक है, एज ए कैविटी लाइक होता है, इसीलिए यहाँ पर ना एक जगह या फिर स्पेस बन जाती है और ये फैट फील्ड होती है। और होता क्या है कि जब यहाँ पे प्योरली फैट होता है तो जब भी हम लोग डेफिकेशन करते हैं तो हमारी जो एनल कैनाल है वो एक्सपांड होने वाली है, बराबर, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं हमारे वो वॉलेंटरी होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो जब भी हम लोग डेफिकेट करते हैं तो एनल कैनाल हमारी ओपन होने वाली है, डायलेट होने वाली। जब ये एनल कैनाल ओपन होगी या फिर एक्सपांड होगी तो इसके लिए जो जगह होती है वो हमारी इस्चियोरेक्टल या फिर इस्चियो एनल फोसा प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर इसके बाजू में अगर बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल्स रहेंगे और ये एक्सपांड नहीं कर पाएंगे तो डेफिकेशन का प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चर बना है हमारी बॉडी में, जितना भी नेचुरली जो स्ट्रक्चर बना है वो इसी हिसाब से बना है कि जो कोई ऑर्गन ऐसा है जिसको एक्सपांड करने की जरूरत पड़ेगी अगर एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन, तो उसको जगह मिल सके। तो वो जो जगह प्रोवाइड कर रहा है वो होता है हमारा इस्चियोरेक्टल फोसा या फिर इसको हम लोग इस्चियो एनल फोसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे तो द सर्कुलेशन एंड टीनिया और जो हमारे हॉस्टेशन सर्कुलेशन या फिर अपेंडिसाइटिस इपिप्लाकी, these फीचर्स आर एब्सेंट इन द एनल कैनाल आल्सो। जैसे कि रेक्टम में भी पढ़ा था कि रेक्टम में भी ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख नहीं रहे, तो सेम यहाँ पर एनल कैनाल में भी ये स्ट्रक्चर हम लोगों को एब्सेंट मिलने वाले, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हमने पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों कार्डियल फीचर हम लोगों को रेक्टम एंड एनल कैनाल में एब्सेंट मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके लेंथ और एक्सटेंट की बात करते हैं तो इसका लेंथ अगर देखेंगे तो 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 4 सेंटीमीटर पकड़ सकते हो, किसी किसी किताब में 4 सेंटीमीटर भी लिखा है। नेट में भी कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हैं कि जहां पर 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ बताए, लेकिन अगर हम लोग बीडीसी देखते हैं तो बीडीसी में इसका 3.8 सेंटीमीटर बताया। उसका यहाँ पर डिवाइडेशन भी बताया है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे लेंथ और एक्सटेंट में, द एनल कैनाल इज 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर यहाँ से देखेंगे, ये हमारे कॉलम ऑफ मॉर्गेटनी है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज अ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच? 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द एनोरेक्टल जंक्शन टू द एनस। अब जहां पे ये हमारा रेक्टम खत्म होगा, ऑब्वियसली वहां पे हमारा एनोरेक्टल जंक्शन है। ठीक है, एनोरेक्टल जंक्शन से ये हमारी स्किन तक या फिर हमारी एनल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड करता है, बराबर, एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जब हमने रेक्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा तो रेक्टम का जहां पे हमारा मतलब जो पेल्विक डायफ्राम है पियर्स हो रहा है, और उसके बाद में अगर हम लोग एनल कैनल का कंटिन्यूएशन देखेंगे तो वो कैसे था, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड था और बैकवर्ड था, बराबर। तो सेम लाइन में हमारी यहाँ पर एनल कैनल लाई करती है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और जो हमारा एनल ओपनिंग है वो भी थोड़ा सा बैकवर्डली यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, द एनल कैनल इज सराउंडेड बाय द इनर इनवॉलेंटरी एंड आउटर वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं और ये हमारे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं हमारे मसल्स, और जो हमारे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो होते हैं वॉलेंटरी। मतलब जब भी आप डेफिकेशन करने की कोशिश करो तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं वो आपके कंट्रोल में है, तो इसीलिए जो डेफिकेशन का प्रोसेस होता है वो आपके हिसाब से होता है।
लेकिन मान लो कभी कभी क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर या फिर इंटरनल एनस स्फिंक्टर ये हमारे मसल या फिर हमारे जो एनल कैनाल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनमें कुछ खराबी आती है, इनमें कुछ डिफिकल्टी आती है, तो हम लोगों को एक प्रॉब्लम सताती है, वो होता है फीकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, फीकल इनकॉन्टिनेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो दो मसल्स होती है वो मसल्स का काम क्या है, कॉन्टिनेंस को मेंटेन करना, मतलब जो डेफिकेशन की प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली इसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा जब भी डेफिकेशन हम लोग करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा मसल्स का पार्ट होता है, उसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले कि इंटरनल एनस स्फिंक्टर क्या है, एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका नर्व सप्लाई एक्चुअली में कैसे प्रोवाइड होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। द एनोरेक्टल जंक्शन इज मार्क्ड बाय द फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द पेरिनियल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम एंड लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड द स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ कॉक्सिक्स। जब हम लोग रेक्टम पढ़ा था, रेक्टम में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा पेरिनियल फ्लेक्सर होता है, दो फ्लेक्सर हमें देखे थे, एक होता हमारा ये सैक्रल फ्लेक्सर। ठीक है, ये था हमारा सैक्रल फ्लेक्सर। और जब हम लोग एंटीरियरली देखेंगे तो जो हमारा लास्ट पार्ट का यहाँ पर एक कॉन्वेक्सिटी डेवलप हो रहा था, जब यहाँ पे पेल्विक डायफ्राम को हमारा रेक्टम पियर्स करेगा तो ये जो फ्लेक्सर बनता है ये कौन सा था, पेरिनियल फ्लेक्सर। ठीक है, पेरिनियल फ्लेक्सर। और इसी का एक कॉन्वेक्स पार्ट जो बना यहाँ पर, तो यही कॉन्वेक्सिटी को कंटिन्यू करते हुए कौन निकल रहा है, हमारे एनल कैनाल। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर बताई दे, एनोरेक्टल जंक्शन इज मार्क्ड बाय द फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी। यहाँ पर जो कॉन्वेक्सिटी है ये फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर मार्क की जा रही है, और वो क्या डिनोट, ये क्या इंडिकेट कर रही है, एनोरेक्टल जंक्शन, मतलब रेक्टम खत्म होके हमारा एनल कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्वेक्सिटी किसकी है, ये हमारे पेरिनियल फ्लेक्सर के कॉन्वेक्सिटी है। ठीक है, एंड ये कहां पर लाई करता है, मतलब इसका अगर लोकेशन देखेंगे, एंड इट लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ कॉक्सिक्स। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे रेक्टम का, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा टिप होता है कॉक्सिक्स के, यहाँ पर ये हमारे सैक्रल के वर्टिब्राज है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कॉक्सिक्स का टिप आता था। तो ये जो हमारा टिप है इसी के फ्रंट में 2 to 3 सेंटीमीटर हमारा एनोरेक्टल जंक्शन होता है। मान लो यहाँ पर हमारा कॉक्सिक्स का टिप है और ये जो डिस्टेंस बना ये 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा एनोरेक्टल जंक्शन होता है, कभी कभी वाइवा में भी ऐसे पूछ लेते कि हमारा एनोरेक्टल जंक्शन और हमारे कॉक्सिक्स में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर इसकी जो लोकेशन होंगी वो कहाँ पर है, या फिर इसका जो कंटिन्यूएशन होता है वो कौन से फ्लेक्सर का होता है, जो कि हम लोग रेक्टम में पढ़े हैं कि रेक्टम में दो फ्लेक्सर हम लोगों को देख रहे थे, एक तो होता है हमारा सैक्रल फ्लेक्सर और दूसरा होता है हमारा पेरिनियल फ्लेक्सर। ठीक है, the anus is the surface opening of the anal canal and situated about 4 centimeter below and in front of the tip of coccyx in the cleft between the two buttocks। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा मान लो यहाँ पर स्किन का पार्ट आता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एनस है। ठीक है, ये पूरा हमारा एनस का ओपनिंग है, जहाँ पे हमारी एनल कैनाल खत्म होती है, वही हमारा एनल कैनाल का ओपनिंग या फिर जिसको हम लोग एनस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बटक का पार्ट है, और ये दोनों के बटक के सेंटर में हमारी एनल कैनाल, इसको हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्लेफ्ट। तो ये जो क्लेफ्ट प्रेजेंट हुई हमारे दोनों बटक के बीच में, यहीं पर हमारा एनल ओपनिंग होता है या फिर एनस जिसको हम लोग कहते हैं, और ये होता है हमारे एनल कैनाल का टर्मिनल पार्ट। ठीक है, जहां से हम लोग डेफिकेट करते हैं, और इसका डिस्टेंस कितना बताया है, 4 सेंटीमीटर बताया हमारे जो हमारे एनोरेक्टल जंक्शन होता है वहां से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस अगर देखेंगे तो कुछ एंटीरियरली हमारे एनल कैनाल के सामने क्या क्या प्रेजेंट होगा। जस्ट इमेजिन करो कि हमारे एनल कैनाल पोस्टीरियरली है। ठीक है, और उसके फ्रंट में हमने रेक्टम में भी ये चीज पढ़ा था कि फ्रंट में क्या होगा, मेल में पेनिस होगा, और उसके बाद में फीमेल में क्या होगा, वजाइनल पार्ट होगा। तो एंटीरियरली क्या क्या है, हमारे पेरिनियल बॉडी प्रेजेंट होगी, हमारा जो पेनिस है उसमें से जो हमारा यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, वो प्रेजेंट होगा, बल्ब ऑफ पेनिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर फीमेल्स की में बात करेंगे तो फीमेल्स में क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना इसके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है,
तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करिए इन द बोथ सेक्सेस पेरिनियल बॉडी तो हमारी दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट रहेंगे। ये हमारा एनल कैनाल का पार्ट है, ये हमारे एनल कॉलम्स है, ठीक है, और ये हमारा एनल ओपनिंग है। तो इसके फ्रंट में क्या है, ये है हमारी पेरिनियल बॉडी जो कि मेल और फीमेल में दोनों में कॉमन प्रेजेंट रहेंगी। अगर मेल्स की बात करते हो तो मेल में क्या है, एंटीरियरली देखेंगे तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है और बल्ब ऑफ पेनिस है, ठीक है। और फीमेल्स में अगर देखेंगे तो फीमेल्स में क्या है, लोअर एंड ऑफ द वजाना यहाँ पर एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पोस्टीरियरली देखेंगे तो टिप ऑफ कॉकिक्स जो होगा हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। उसके बाद में एनोकॉकिजियल लिगामेंट जो होता है वो भी हमारे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे ये डायग्राम में यहाँ पर दिया है, ये हमारा पूरा सैक्रम और कॉकिक्स का पार्ट है, ठीक है, सैक्रम और कॉकिक्स का पार्ट है। ये हमारा रेक्टल एम्पुला है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा एनोकॉकिजियल रैफे है और ये कॉकिक्स का टिप है। तो ये हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, पोस्टीरियरली ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर वही सेम चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। पोस्टीरियरली क्या है, एनोकॉकिजियल लिगामेंट एक प्रेजेंट है और टिप ऑफ कॉकिक्स एक प्रेजेंट है। अगर हम लोग लैटरली देखेंगे तो हमारे एनल कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट है और लैटरली क्या है, ये बटक के रीजन है और बटक के यहाँ पर मतलब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पेरिफेरल वाला एरिया है, जो मैंने बताया कि फैट फील्ड एरिया होता है, जिसको हम लोग इस्चोरेक्टल फोसा कहते हैं, ठीक है, इस्चोरेक्टल या फिर इस्चो एनल फोसा हम लोग कहते हैं। तो वो हमारे दोनों साइड मतलब लैटरली प्रेजेंट है, बराबर। और ऑल अराउंड क्या है, हमारी जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल का जो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये हमारे पूरे ऑल अराउंड द एनल कैनाल प्रेजेंट होते हैं। एनल कैनाल इज सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर मसल द टोन ऑफ विच कीप्स द एनल क्लोज। जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो हमारे एनल कैनाल को क्लोज रखने में मदद करता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल अराउंड, मतलब हमारे एनल कैनाल के पूरे सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके ये रिलेशन हुए। अब बात करते हैं हमारे एनल कैनाल के इंटीरियर की। अब इंटीरियर में हम लोगों को क्या क्या स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोगों को एनल कैनाल का स्ट्रक्चर जो होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखोगे तो ये है हमारा रेक्टम का एम्पुलरी पार्ट, ये हमारा रेक्टम का एम्पुलरी पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये प्यूबोरेक्टालिस मसल से हमारा पेल्विक डायफ्राम बना। ये पेल्विक डायफ्राम को पियर्स करते हुए आगे कंटिन्यू किया हमारी एनल कैनाल में। ये हुआ हमारा एनल कैनाल का पार्ट। अब एक एक करके एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो एनल कैनाल है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अपर मोस्ट पार्ट, यहाँ से हमारा एनल कैनाल स्टार्ट हुआ मान लो, तो ये हुआ हमारा एक अपर पार्ट, ठीक है। और ये अपर पार्ट और ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, पहले तो डिवाइड हुआ ये दो पार्ट में। दिस इज अ अपर पार्ट या फिर अपर म्यूकस पार्ट और दिस इज अ लोअर पार्ट, दिस इज अ लोअर पार्ट, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट भी हमारा फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। यहां से ये व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर इसका सेकेंड डिवाइडेशन और ये लास्ट में फिर हमारा एनल ओपनिंग का। तो ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये हमारा मिडल वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिन। इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिन या फिर ट्रांजिशनल जोन भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्रांजिशनल जोन भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा टर्मिनल या फिर लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे एनल कैनाल जो है, हमारे एनल कैनाल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक अपर म्यूकस पार्ट और दूसरा होता है मिडल पार्ट और तीसरा होता है लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट। अब ये जो पार्ट डिवाइड किए, ये एक्चुअली में इन दोनों को, मिडल और लोअर को हम लोग लोअर पार्ट कंसिडर करते हैं, जो कि एक फर्दर डिवाइडेशन, और ये अपर पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अपर पार्ट का ओरिजिन देखेंगे तो वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। ये डेवलपमेंटल पार्ट में अगर देखेंगे तो ये एंडोडर्मल है, और जो लोअर पार्ट है हमारा वो हमारा एक्टोडर्मल पार्ट है,
डर्मल पार्ट। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहले देखते हैं हमारा अपर मोस्ट पार्ट क्या है। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट अगर देखेंगे तो इसकी लेंथ अगर देखेंगे ये 15 mm का होता है। ठीक है, ये 15 mm का होता है। लोअर पार्ट मिडल पार्ट होता है ये भी 15 mm का होता है, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो 8 mm का होता है। ठीक है, ये 8 mm का होता है। अब पहले बात करते हैं अपर मोस्ट पार्ट की। अपर मोस्ट पार्ट जो है इसमें आपको ये कुछ कॉलम्स नजर आए। ठीक है, ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी या फिर एनल कॉलम्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एनल कॉलम। अगर इसकी संख्या देखी जाए तो 6 to 10 यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। ये म्यूकोजल फोल्ड्स है। ठीक है, ये म्यूकोजा के बने हुए होते हैं और इसी को हम लोग एनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी हम लोग इसको कहते हैं। अब ये जो कॉलम प्रेजेंट होते हैं इनके लास्ट पार्ट में यहाँ पर कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग एनल वॉल कहते हैं, एनल वॉल कहते हैं। और इन सब का जो हमारा लोअर मोस्ट पार्ट होता है ये कनेक्टेड होता है एक लाइन से, एक लाइन से कनेक्टेड होता है। ये जो लाइन बनती है जो कि लोअर मोस्ट पार्ट या फिर टर्मिनल पार्ट होता है हमारे एनल कॉलम्स का, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन या फिर डेंटेड लाइन, या फिर डेंटेड लाइन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये अपर मोस्ट पार्ट के फीचर्स हुए। जो हमारा मिडल पोर्शन होता है इसको हम लोग ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। ये 15 mm का होता है और इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिन। और जो हमारा लोअर मोस्ट पार्ट होता है ये होता है हमारा 8 mm का, ये होता है हमारा 8 mm का, जहां पर हमारे कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों पार्ट जो होते हैं हमारे एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं और ये जो पार्ट होता है हमारा एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, इसी चीज को एक बार थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट इज अबाउट 15 mm लॉन्ग, द मिडल पार्ट इज अबाउट 15 mm लॉन्ग एंड द लोअर पार्ट इज अबाउट 8 mm लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर अपर म्यूकस पार्ट की बात करते हैं। जो अपर म्यूकस पार्ट होता है दिस पार्ट इज अबाउट 15 mm लॉन्ग एंड इट इज लाइन्ड अबाउट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट इज एंडोडर्मल ओरिजिन। डेवलपमेंटल पार्ट अगर देखेंगे तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है और मिडल वाला पार्ट होता है वो हमारा एक्टोडर्म का ओरिजिन होता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन शोज द 6 to 10 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ फोल्ड। जो हमने अभी ये कॉलम्स देखे इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी या फिर एनल कॉलम्स। ठीक है, एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी या फिर एनल कॉलम्स हम लोग इसको कहते हैं। दिस कंटेन द रेडिकल्स ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन। हम लोगों को ये चीज पता है कि जो हमारे सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो हमारे रेक्टम को भी प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई, और उसके साथ साथ जो हमारा एनल कैनाल का पार्ट है उसको भी सप्लाई कर रही है। तो ये जो एनल कॉलम्स होते हैं उसमें हमारे सुपीरियर रेक्टल वेन्स के, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के रेडिकल्स यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलते हैं। और जो हमारे एनल कैनाल के जो वॉल्स जो हमारे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक डिप्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बराबर। ये जो डिप्रेशन है इसको हम लोग एनल साइनसेस कहते हैं, एनल साइनसेस कहते हैं, जिसमें कि एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसके इन्फेक्शन से अगर एनल कैनाल का जो हमारे एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एनल साइनसेस में, वहां पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनका अगर इन्फेक्शन होगा तो आगे चल के एब्सिस या फिर इसका फिस्टुला में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, this contains the radicals of superior rectal vein. The lower end of the anal columns are united to each other by a short transverse fold of mucous membrane. These folds are called anal walls. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने, ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये जो हमारे, ठीक है, ये क्या है, these are the anal walls। ठीक है, और ये जो डिप्रेशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में है इसको हम लोग कहते हैं एनल साइनसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अबो ईच वॉल देयर इज अ डिप्रेशन इन द म्यूकोजा विच इज कॉल्ड एनल साइनसेस। ठीक है, और द एनल वॉल्स टुगेदर फॉर्म अ ट्रांसवर्स लाइन दैट रन्स ऑल अराउंड द एनल कैनाल। दिस इज द पेक्टिनेट लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी समझाया कि ये जो हमारे एनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो एनल कॉलम्स प्रेजेंट होंगे इनको जोड़ने वाली यहाँ पर एक लाइन प्रेजेंट होती है और ये होती है हमारी पेक्टिनेट लाइन या फिर इसको हम लोग कहते हैं डेंटेट लाइन।
आपको ये वाइवा में क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं कि एनल कैनाल में डेंटेड लाइन कहाँ पर होती है और ये क्या इंडिकेट करती है। तो ये इसका इंडिकेशन अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये लोअर लिमिट ऑफ अपर म्यूकस पार्ट का यहाँ पर इंडिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर अपर मोस्ट पार्ट की लोअर लिमिट यहाँ पर इंडिकेट होती है, मतलब यहाँ पर अपर मोस्ट पार्ट खत्म होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर पेक्टिन या फिर मिडल पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है। अब मिडल पार्ट पे जहाँ पे खत्म होता है वहां पर भी एक लाइन बनती है जिसको हम लोग व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन कहते हैं, और वहां पर ये क्या इंडिकेट करती है, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ये हमारा मिडल पोर्शन जो है या फिर मिडल पार्ट जो होता है उसका लोअर लिमिट यहाँ पर इंडिकेट करती है। उसके बाद में फिर हमारा लोअर मोस्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पेक्टिनेट लाइन जो कि एक एनल कॉलम्स को यहाँ पर लोअर लिमिट दिखा रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसका सिचुएशन देखेंगे तो वो कहाँ प्रेजेंट है, एक डायग्राम से इसको समझते हैं, वही जो अभी डायग्राम हमने देखी उसी में हम लोग समझते हैं। तो ये जो इसका लोअर लिमिट है या फिर जो डेंटेड लाइन है वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट है। हम लोगों को ये पता है कि हमारे मस्कुलर लेयर में, मतलब हमारे जो जीआईटी उसमें दो मसल के लेयर होते हैं, एक होता है हमारे सर्कुलर मसल और दूसरे होते हैं लॉन्जिट्यूडनल, जो कि इनर सर्कुलर होते हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इनर सर्कुलर मसल जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते आते यहाँ पर मॉडिफाई होके हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाते हैं। ठीक है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाते हैं, वो पूरा ऑल अराउंड हमारे एनल कैनल में प्रेजेंट होता है। जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका अगर मिडल पार्ट देखेंगे, यहाँ पर ये सेंटर है या फिर मिडल पार्ट कह सकते हैं हम लोग इसको। तो मिडल पार्ट में यहाँ पर इसके फ्रंट में हमारी डेंटेड लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर या फिर मिडल पार्ट ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर के सामने, मतलब जहाँ पे सेंटर है उसके फ्रंट में हमारा डेंटेड लाइन या फिर पेक्टिनेट लाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो डेंटेड लाइन होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। इट्स सिचुएटेड अपोजिट द मिडल ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर द जंक्शन ऑफ द एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल पार्ट। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो पार्ट होते हैं हमारे एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंडोडर्मल ओरिजिन वाला पार्ट है और ये हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन वाला पार्ट है। तो इनका जो जंक्शन होता है यही पार्ट होता है हमारे डेंटेड लाइन का। और जो भी हमारे हिमोराइड्स होते हैं, जनरली इंटरनल हिमोराइड्स की जब बात करते हैं तो ये अबोव द डेंटेड लाइन होती है। हिमोराइड मतलब हमारे जो पाइल्स की बात करी थी हमने कल के लेक्चर में भी, एक पाइल्स के बारे में बात करी थी। तो वो जो पाइल्स होते हैं वो जनरली जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो हमारे डेंटेड लाइन के अबोव यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, occasionally the anal wall show the epithelial projection called the anal papilla। जो हमारा यहाँ पर इपिथेलियम प्रेजेंट होता है एनल वॉल्स में, उसका जो एपिथेलियम का कभी कभी यहाँ पर प्रोजेक्शन नजर आता है। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक यहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एनल पैपिला। एनल पैपिला एक्चुअली एक रेक्टल ब्लीडिंग का कॉज हो सकता है आगे चल के, अगर इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो ये एक अर्ली सीए का भी यहाँ पर इंडिकेशन होता है। जो हमारा एपिथेलियल लेयर होता है उसका अगर प्रोजेक्शन हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी होती है। तो जब ये पैथोलॉजी आगे बढ़ती है तो इसका कन्वर्जन सीए रेक्टम में भी हो सकता है, सीए एनल कैनाल में, सीए एनल कैनाल में हो सकता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं कि वो सीए ही होगा। जब हम लोगों को एनल पैपिला मिलते हैं तो पेशेंट में हम लोगों को पर रेक्टल ब्लीडिंग की हिस्ट्री देखनी पड़ती है। और ये एनल कॉलम को हम लोग एक्सरसाइज भी कर सकते, एनल का यहाँ पर जो पैपिला प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे पेशेंट में तकलीफ देने वाला काम करते हैं। इसीलिए इसको हम लोगों को ऑपरेशन के द्वारा हटाना पड़ता है। लेकिन ये एक्चुअली में ओकेजनली प्रेजेंट होते हैं, हर बार हम लोगों को ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, द एनल साइनस कंटेन द एनल ग्लैंड। जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा एनल साइनसेस का पार्ट होता है, ये जो हमारा डिप्रेशन है इसमें हमारे एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन अगर यहाँ पर होता है तो कभी कभी एब्सिस देखने को मिलता है। और ये एब्सिस जो होता है अगर ये बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुआ और ये बस्ट हुआ तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एब्सिस जो होता है इट कन्वर्ट्स इनटू फिस्टुला इन एनो। ठीक है, फिस्टुला इन एनो, ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है,
अगर हम लोग मिडल पार्ट देखेंगे हमारे एनल कैनाल का, जिसको कि हम लोग पेक्टेन कहते हैं या फिर ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, मिडल पार्ट कहते हैं या फिर ट्रांजिशनल जोन या फिर पेक्टेन इसको हम लोग कहते हैं। द नेक्स्ट 15 mm और सो द एनल कैनाल इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा फिक्स टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लूज होता है, ठीक है। बट द एनल कॉलम्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। जो हमने एनल कॉलम्स पढ़े जो कि अपर मोस्ट पार्ट में थे, यहाँ पर पेक्टिन में हम लोगों को एनल कॉलम्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। द म्यूकोजा हैज अ ब्लूइश अपीयरेंस बिकॉज द डेंस वेनस प्लेक्सस दैट लाइज बिटवीन इट एंड म्यूकोजल कोट। जो हमारा यहाँ पर म्यूकोजा प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश अपीयरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका जो अपीयरेंस होता है वो ब्लूइश होता है, ठीक है। द म्यूकोजा इज लेस मोबाइल इन द अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर म्यूकोजा देखेंगे तो ये थोड़ा सा मोबाइल होता है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इससे ये लेस मोबाइल पार्ट होता है हमारे मिडल पार्ट में, मतलब पेक्टिन पार्ट में। The lower limit of the pectin often has a white appearance because of which it is referred as a white line of Hinton। जो हमने लास्ट में एक डायग्राम पढ़ी, वो डायग्राम में भी यहाँ पर दिया, एक सेकंड वो डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्या है। जो हमने मिडल पोर्शन देखा था पेक्टिन का, जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये व्हाइट लाइन है और यही है हमारी लोअर लिमिट ऑफ पेक्टिन। ये हमारा पेक्टिन का पार्ट है और पेक्टिन के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लोअर पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा ये एनल ओपनिंग प्रेजेंट होगा। तो ये जो लाइन बनती है, दिस इज अ लोअर लिमिट ऑफ पेक्टिन एंड विच कॉल्ड व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अब इन दोनों में हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि डेंटेड लाइन क्या है और व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्या है। अगर देखेंगे व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन ये किसका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है पेक्टेन का, और जो हमारे डेंटेड लाइन है वो किसका लोअर लिमिट है, वो लिमिट लोअर लिमिट है हमारे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ म्यूकस का या फिर एनल कॉलम का लोअर मोस्ट पार्ट है, और ये हमारी पेक्टिनेट लाइन या फिर डेंटेड लाइन है। और व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो हमारे पेक्टिन की लोअर लिमिट मतलब सेकेंड पार्ट की लोअर लिमिट है। इसको हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हिल्टन्स लाइन सिचुएटेड कहाँ पे है। हिल्टन्स लाइन इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ इंटरवल बिटवीन द सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अगर यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये हमारे एनल कैनाल है और इसके साथ साथ हमारा ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। ये इंटरनल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर कुछ इस तरह से आता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के 3 पार्ट होते हैं। ये होता है हमारा डीप एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट, ये होता है हमारा सुपरफिशियल पार्ट, और ये लास्ट में यहां पर देखेंगे तो ये पार्ट होता है हमारा क्यूटेनियस, ये होता है हमारा सबक्यूटेनियस पार्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट में हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर डिवाइड होता है। जो यहां पर देखेंगे तो ये कौन सा पार्ट आया, ये होता है हमारा सबक्यूटेनियस पार्ट, ये है सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये है हमारा, यहाँ पर देखेंगे ये मिडल वाला जो पोर्शन होता है वो सुपरफिशियल होता है और ये होता है डीप वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो सबक्यूटेनियस वाला पार्ट है और ये इंटरनल स्फिंक्टर जो है, इसका लोअर लिमिट अगर देखेंगे यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में आपको एक ग्रूव नजर आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटर स्फिंक्टरी ग्रूव, इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव हम लोग इसको कहते हैं। तो ये जो ग्रूव है यहाँ पर हमारी इसी लाइन में हमारी व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे सेकेंड पार्ट कौन सा है, पेक्टिन की लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो इसका अगर सिचुएशन देखेंगे हम लोग व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, तो जो हमारा सबक्यूटेनियस पार्ट है हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर का और हमारा इंटरनल स्फिंक्टर का जो लोअर मोस्ट पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो एक इंटरवल प्रेजेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रूव कहते हैं, यही होता है हमारे हिल्टन का या फिर हिल्टन लाइन का, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन का यहाँ पर ये इंडिकेशन होता है, फिर इसके फ्रंट में ये प्रेजेंट होती है या फिर इसके लेवल पे प्रेजेंट होती है।
and it marks the lower limit of pectin or stratified squamous epithelium which is a thin pale and glossy and devoid of the sweat gland। यहाँ पर कोई sweat gland प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा ग्लॉसी होता है, थोड़ा पेल होता है, थीन होता है एज कम्पेयर टू अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है। और जहां पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा मिडल पार्ट। अब बात करते हैं हमारे लोअर पोर्शन की। अब यहाँ पर लोअर पोर्शन अगर देखेंगे तो वो शॉर्टेस्ट पोर्शन होता है हमारे एनल कैनाल का। इट इज अबाउट 8 mm लॉन्ग एंड इट्स लाइंड बाय द ट्रू स्किन कंटेनिंग द सेबेसियस ग्लैंड। जब हम लोग यहाँ पर लोअर मोस्ट पार्ट देखते हैं तो हमारा जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो एक्चुअली सराउंडेड है हमारे स्किन से, ठीक है, ट्रू स्किन से। क्योंकि जो हमारा इंटरनल म्यूकोजल पार्ट होता है वो हमारे पेक्टिन तक यहाँ पर आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट इसके आगे भी आता है, लेकिन जो ये थर्ड पार्ट होता है हमारा या फिर लोअर मोस्ट पार्ट होता है, इसके पेरीफेरी में हम लोगों को स्किन नजर आती है। जहाँ पर हमारा एनल ओपनिंग है इसके पेरीफेरी में स्किन का पार्ट आता है, और हमारे स्किन का पार्ट आया है इसका मतलब इसके पेरीफेरी में हेयर्स भी है, तो सेबेसियस ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। द एपिथेलियम ऑफ द लोअर मोस्ट पार्ट रिसेम्बल्स दैट द पिगमेंटेड स्किन इन विच द सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके पेरीफेरी में जितने भी यहाँ पर पार्ट्स है, यहाँ पर ये स्किन में सेबेसियस ग्लैंड मिलेंगे आपको, स्वेट ग्लैंड मिलेंगे और हेयर्स भी हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो ये होता है हमारा लोअर मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एनल कैनाल का ये खत्म हुआ। आगे हम लोग जो स्पिंक्टर्स होते हैं, जो कि हमने एक डायग्राम में भी देखे हैं, तो ये स्पिंक्टर का पार्ट हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमारे इंटरनल स्पिंक्टर है और ये हमारा एक्सटर्नल स्पिंक्टर है, ठीक है। ये हमारा डीप वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा सुपरफिशियल पार्ट होता है, और ये होता है हमारा सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल स्पिंक्टर का पार्ट। तो यही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर में, और उसके बाद में हम लोग इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है वो देखेंगे, कुछ क्लिनिकल पार्ट्स देखेंगे, और यहाँ पे हमारा फिर एनल कैनाल का भी पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आगे का पार्ट हम लोग आगे मतलब सामने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।